हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल नर्सिंग विद श्वेता। इस वीडियो लेक्चर में हम आज बात करेंगे एनीमिया के बारे में एंड जितने भी एनीमिया के टाइप्स हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं एनीमिया का। एनीमिया इट इज़ अ डिफाइन एज अ डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी मतलब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन करने की कैपेसिटी कम हो जाती है तो उसे हम एनीमिया कहते हैं। इट इंक्लूड डिक्रीज अमाउंट ऑफ एचबी। अगर एचबी का अमाउंट कम हो जाए एंड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ आरबीसी, और आरबीसी का अमाउंट भी अगर कम हो जाता है तो, या आरबीसी की साइज एंड जो बढ़ जाती है या घट जाती है तो उस कंडीशन को भी हम एनीमिया कहते हैं। एंड एबनॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी, तो उस कंडीशन को भी हम एनीमिया कहते हैं। देखो तो हमने क्या क्या बात किया कि एनीमिया की कंडीशन में एचबी का साइज जो हो जाता है कम हो जाता है एंड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ आरबीसी। अब आरबीसी के अमाउंट में कमी आना भी एनीमिया है। एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज साइज ऑफ आरबीसी, साइज जो आरबीसी की साइज है वो इंक्रीज हो जाए या कम हो जाए तो भी आरबीसी, तो भी वो एनीमिया कहलाता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर साइज आरबीसी की जो साइज है अगर उस इंक्रीज होती है तो कैसे एनीमिया होगा। तो उस एनीमिया को हम मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। उसमें एक्चुअली क्या होता है कि जब आरबीसी जो होती है उसकी साइज बड़ी हो जाती है तो उसमें जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी आ जाती है एंड वो अच्छे से अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया तो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं तो वो एनीमिया कॉज कर देता है। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाए तो उसे एनीमिया कहते हैं। तो अगर इसमें से कोई भी कंडीशन होगा तो वो आरबीसी को, तो वह प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं कर पाएगा तो उस कंडीशन को हम एनीमिया कहेंगे। एनीमिया को क्लासिफिकेशन अगर बात करें कि एनीमिया की क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो पहला है एनीमिया का क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया की अगर बात करें। मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया में क्या होगा, साइज एंड शेप ऑफ आरबीसी में चेंजेस होंगे। ठीक है, तो ये हम देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया में। तो इसमें जो हमारा पहला एनीमिया आएगा मैक्रो नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। जो इसमें होगा नॉर्मोसाइटिक का मतलब नॉर्मल सेल, ठीक है, सेल जो होंगे नॉर्मल होंगे। एंड नॉर्मोक्रोमिक जो कलर होगा, क्रोमिक का मतलब कलर, जो कलर भी होगा वो भी नॉर्मल होगा। एंड दूसरा एनीमिया है माइक्रोलाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रो का मतलब स्मॉल सेल, साइटिक का मतलब सेल, स्मॉल सेल हो जाएंगे। एंड हाइपो मतलब कम या लो, क्रोमिक मतलब जो उसका कलर है वो भी कम हो गया। तीसरा है मैक्रोलाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। ठीक है, मैक्रो का मतलब बड़ा, साइटिक मतलब जो सेल है वो बड़ा हो गया, लार्ज सेल। एंड नॉर्मोक्रोमिक जो उसकी कलर है वो नॉर्मल है एंड जो साइज है वो बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे कलर भी, हाइपोक्रोमिक में कलर भी कम हो गया एंड साइज भी कम हो गई। नॉर्मोसाइटिक में नॉर्मल सेल है एंड नॉर्मल जो क्रोमिक है नॉर्मल कलर भी है। तो इस एनीमिया के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एंड इसके अलावा पहला तो हमारा मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया है, दूसरा है हमारा इटियोलॉजिकल एनीमिया। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इटियोलॉजिकल एनीमिया में क्या है, पहला है हेमोरेजिक एनीमिया, दूसरा है हिमोलाइसिस एनीमिया जिसमें आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, तीसरा है हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें भी हम देख लेते हैं जो कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया होता है उसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं कौन कौन से इसके टाइप होते हैं। ठीक है, तो जो इसमें हमारा पहला जो टाइप है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, दूसरा है प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया, तीसरा है
विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, एंड चौथा है हमारा फॉलिक डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, तो हमने अभी क्या बोला था कि जो हमारा हेमोरेजिक या जो दो टाइप का पढ़ा था ना, एक मॉर्फोलॉजिकल के आधार पर पढ़ा था, एक एटियोलॉजिकल के आधार पर पढ़ा था। तो यहाँ पे जो हमने देखा था कि मॉर्फोलॉजी के आधार पर, एटियोलॉजी के आधार पर, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि एटियोलॉजिकल के आधार पर किस तरीके के एनीमिया जो हमने देखा था। पहला जो एनीमिया हमने देखा था हेमोरेजिक एनीमिया, उसमें क्या हो रहा था, इट अकर ड्यू टू हैमरेज फ्रॉम बॉडी। अगर हमारे बॉडी में किसी तरीके के हैमरेज हो जाती है तो यह एनीमिया कॉज होता है। अब एनीमिया ड्यू टू द हैमरेज कॉज हो रहा है तो इसलिए इसे हम हैमरेजिक एनीमिया कहते हैं। अब हैमरेज में भी दो तरीके के हैमरेज हो सकते हैं, या तो एक्यूट हैमरेज हुआ है या तो क्रोनिक हैमरेज हुआ है। एक्यूट हेमरेज कब होगा, जैसे मान लो कोई ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गई, या आफ्टर द सर्जरी जो भी इंजरी होती है, या रेड रोड से ट्रैफिक, मतलब अगर रोड से किसी तरीके एक्सीडेंट आरटीई हो जाता है तो उस एक्सीडेंट के दौरान जो भी ब्लड लॉस होता है, तो ये सब जो है वो एक्यूट हेमरेज एनीमिया कॉज करते हैं। क्योंकि ये जो ब्लड लॉस है वो एक्यूट कंडीशन में अभी लॉस हुआ है, वो पुराने टाइम का कोई ऐसा कोई उंड नहीं है जिसकी वजह से ब्लड लॉस हुआ, ये तुरंत ब्लड लॉस हुआ है, इसलिए इसे एक्यूट हेमरेजिक एनीमिया कहते हैं। लाइक ट्रॉमा, इंजरी आफ्टर द सर्जरी एंड रोड ट्रैफिक एनीमिया। तो इसकी वजह से जो कॉज होगा वो होगा एक्यूट हेमरेजिक एनीमिया। अब इसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या होगा, चूँकि ये एक्यूट कंडीशन में ब्लड लॉस हो रहा है तो इसमें किसी भी तरीके की जो हमारे आरबीसी की साइज, सेफ है, कलर है, उसमें किसी तरीके के चेंजेस नहीं आएंगे। क्योंकि एक्यूट अभी ब्लड लॉस हुआ है तो पुराना अगर प्रॉब्लम रहता है तो उसमें हमारे आरबीसी का साइज, सेप, कलर चेंज हो सकते हैं। लेकिन अभी हमें ट्रॉमा लगा है और ब्लड का लॉस हो रहा है तो नॉर्मोसाइटिक जो भी आरबीसी के शेल साइज होंगे वो नॉर्मल होंगे, एंड उसके कलर भी नॉर्मल होगा। तो इसमें जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होता है वो नॉर्मल ही रहता है, नॉर्मोसाइटिक एंड द हाइपोक्रोमिक ही रहते हैं। दूसरा है हमारा क्रॉनिक हेमोरेजिक एनीमिया। क्रॉनिक हेमोरेजिक एनीमिया किसे कहेंगे, अगर किसी को पाइल्स है और धीरे धीरे ब्लीडिंग हो रही है लंबे टाइम से तो क्रॉनिक हेमरेज में आएगा। पेप्टिक अल्सर हो गया या लॉन्ग टाइम से किसी तरीके के इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तो ये सब क्या है हमारे क्रॉनिक हेमरेजिक एनीमिया की कंडीशन में आएंगे। और इसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस यह होगा इसकी साइज जो होगी कम होगी, माइक्रोसाइटिक होगा एंड हाइपोक्रोमिक, जो उसके कलर होंगे उस वो भी कम होंगे, सेल की साइज में भी कमी होगी और उसके कलर में भी कमी होगा। क्योंकि लंबे टाइम से जो भी प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग हो रही है, इसलिए हम इसे क्रॉनिक हेमरेजिक कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल पाइल्स, पेप्टिक अल्सर एंड लॉन्ग टाइम ब्लीडिंग अगर हो रही है तो इसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा। ठीक है, इसे हम मैनेज कैसे करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉनिक हेमरेजिक एनीमिया, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना है एंड जो पैक्सिल वैल्यूम होता है उसका ट्रांसफ्यूजन करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा बी था, ऑप्शन बी था, पहला तो हमने हेमरेजिक एनीमिया देखा, दूसरे उसके बाद हम देखेंगे हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, हीमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया इट अकर ड्यू टू द एक्सेस डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। अगर आरबीसी के अमाउंट में एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन होने लगे तो ये हीमोलाइटिक एनीमिया कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर मलेरिया है या सेप्टिसीमिया है तो उस कंडीशन में हम जो भी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा वो एक्सेस अमाउंट में होगा। और इसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या होंगे, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस तो ये होगा कि नॉर्मोसाइटिक जो सेल होंगे वो नॉर्मल होंगे या नॉर्मोक्रोमिक होंगे, और उसकी कलर भी जो होगा वो भी नॉर्मल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसको हम मैनेज कैसे करेंगे। अगर इसके हम मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसको प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के डिस्ट्रक्शन को रोकना है एंड ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना है और पैक सेल वैल्यूम का ट्रांसफ्यूजन करना है।
नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था कि जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में देखा था, और उसमें कई तरीके के एनीमिया देखा था, आयरन डेफिशिएंसी, प्रोटीन, विटामिन एंड फॉलिक डेफिशिएंसी एनीमिया। तो एक एक करके हम इसे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला हमारा है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्यों होगा? आयरन की कमी से होगा। इट अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो आयरन की कमी होगी, और यह मोस्ट कॉमन एनीमिया इंडिया में है। इंडिया में सबसे जो मोस्ट कॉमन एनीमिया देखा जाता है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही है। ठीक है, इसके कारण क्या हो सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के? कारण यह है कि आप अपने जो भी इंटेक कर रहे हो उसमें आयरन की कमी है। डिक्रीज इंटेक ऑफ आयरन इन डाइट, जो भी हम डाइट ले रहे हैं उसमें आयरन की कमी है, उसकी वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। दूसरा है कि आयरन तो हम प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं, लेकिन उसका अब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से हमारे जीआईटी में नहीं हो रहा है। डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन और जीआईटी। अब इस जीआईटी में एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे भी कुछ कारण हो सकते हैं। क्योंकि आयरन का जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे ड्यूडिनम में होता है, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है ड्यूडिनम। ठीक है, तो ड्यूडिनम इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो इसका मतलब जो कोई प्रॉब्लम है जो कि ड्यूडिनम में हो गया है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन ड्यूडिनम। किस कंडीशन में जो है आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगा? तो कंडीशन बहुत से हो सकते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं हुकवॉर्म। जो हुकवॉर्म है वो हमारे ड्यूडेनल की जो लाइनिंग, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनल वाला पार्ट है उसकी जो म्यूकोशल लाइन में इन्फ्लामेशन हो जाता है एंड डैमेज द म्यूकोशा, और उसकी म्यूकोशा जो है वो डैमेज हो जाती हैं हुकवॉर्म इन्फेक्शन की कंडीशन में। और हमने देखा था कि हमारे आयरन का एब्जॉर्प्शन ड्यूडिनम में हो रहा है, और ड्यूडिनम में एक प्रॉब्लम हो गई, इनसे इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन हो गया, तो आयरन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। हमने डाइट में तो लिया लेकिन उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ हमारे बॉडी के थ्रू। तो उसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या आएंगे? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ये हैं कि आयरन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं गया हमारे बॉडी में, और तो क्या होगा? माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा। क्योंकि आरबीसी के साइज, शेप एंड कलर के लिए जो हमारा आयरन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, और आयरन की कमी हो गई तो माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, इसे मैनेज कैसे करेंगे? अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया तो मैनेज कैसे करना है? तो क्या करना है? पेशेंट को एडवाइस करना है कि आप अपने डाइट में आयरन रिच डाइट का यूज करें। एडवाइज द पेशेंट टू टेक अ आयरन रिच डाइट। यस। फिर कहना पेशेंट को टू कुक द फूड इन अ आयरन पॉट। जो आयरन की पॉट होती हैं उसमें खाना को पकाना है। एंड एडवाइस फॉर आयरन सप्लीमेंट, और उन्हें आयरन सप्लीमेंट लेने के लिए भी बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ एडवाइस भी देना है। अगर आयरन की थेरेपी चल रही है तो कुछ एडवाइस भी देना है। आयरन सप्लीमेंट शुड बी प्रोवाइडेड विद विटामिन सी। जो आयरन होता है ऑलवेज गिवन विद विटामिन सी, लाइक ऑरेंज एंड ऑरेंज जूस, तो इसके साथ देना है फॉर अ बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए। आयरन सप्लीमेंट विथ मील ड्यूरिंग मील या बिफोर मील या आफ्टर मील दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चाइल्ड टेक द आयरन सप्लीमेंट विद स्ट्रॉ या ट्यूब्स। अगर किसी चाइल्ड को हम आयरन का सप्लीमेंट दे रहे हैं तो उसको विथ स्ट्रॉ देना है या किसी ट्यूब के साथ दे देना है। एंड क्लीन द टीथ आफ्टर आयरन सप्लीमेंट। और आयरन सप्लीमेंट देने के बाद बच्चों में उसके टीथ को क्लीन भी करना है। द आयरन शुड नॉट बी गिवन मिल्क एंड टी। और आयरन को मिल्क और टी के साथ नहीं दिया जा सकता है। जो कैल्शियम वाली चीज़ें हैं उनके साथ नहीं देना है, मिल्क एंड टी के भी साथ भी नहीं देना है। एंड जो छोटे बच्चे होते हैं इस उनमें स्ट्रॉ या ट्यूब से इसलिए देते हैं क्योंकि टिथ जो है वो टिथ का कलर चेंज कर देता है, इसलिए आयरन को हमेशा बच्चों को अगर देना है तो स्ट्रॉ या ट्यूब से देना है। ठीक है,
एंड फिर कह रहा है कि मिल्क टी कॉफ़ी बिकॉज इट इंटरफेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। हाँ, क्योंकि कह रहा है कि ये आयरन को मिल्क टी कॉफ़ी के साथ नहीं देना है, क्योंकि इसके एब्जॉर्प्शन के साथ इंटरफेयर करते हैं, प्रॉपर इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। फिर है कि आफ्टर द आयरन थेरेपी, जब हम आयरन थेरेपी किसी को देते हैं तो उसमें क्या होता है, स्टूल का कलर चेंज होता है, ब्लैक कलर का हो जाता है, विच इज़ नॉर्मल फाइंडिंग। अगर कोई कंप्लेन कर रहा है कि हम आयरन सप्लीमेंट लेने के बाद मेरा स्टूल का कलर चेंज हो गया, तो उसको ये बताना है कि ये नॉर्मल फाइंडिंग है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट कुछ नोट्स में चीज़ें दी गई उसे हम पढ़ लेते हैं। ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ आयरन को हम ट्रांसफेरिन कहते हैं, एंड स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन को हम फेरिटीन कहते हैं, एंड डाइटरी फॉर्म में जो आयरन लेते हैं उसे फेरिक कहते हैं। और 1 ग्राम HB कंटेन 3.34 ग्राम आयरन, ठीक है। तो अगर हम 1 ग्राम, तो हमारे बॉडी में 15 अप्रोक्स 15 जो हमारा HB होता है, और उसे मल्टीप्लाई करें 3.134 mg से, तो आएगा 50 mg आयरन। तो लगभग जो हमारे बॉडी में आयरन होता है वो 50 mg एक जो हमारे हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है, ठीक है। हमारे बॉडी में जितने भी अमाउंट में हीमोग्लोबिन होता है वो आयरन उससे इतने बाइंड होते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि बेस्ट टेस्ट फॉर द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन कम्युनिटी में कौन सा ऐसा बेस्ट तरीका है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को चेक करने के लिए कम्युनिटी एरिया में, तो टोटल सीरम फेरिटीन लेवल को हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एंड अगर इसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट करना है तो हीमोग्लोबिन लेवल को चेक करना पड़ता है। दूसरा टाइप हमारा एनीमिया का है प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो इट अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, यह प्रोटीन की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो रहा है, इसलिए इसे हम प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया कहेंगे। कारण क्या है, एटियोलॉजी ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन डाइट। हम अगर डाइट में प्रोटीन नहीं लेंगे तो प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। इट इज़ अ मोस्टली सीन इन चिल्ड्रन, और ये खास करके बच्चों में देखा जाता है, जैसे कि PEM जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। इसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या आएगी, माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक, जो हमारा सेल का साइज है छोटा और उसका कलर जो है वो कम हो जाएगा, तो ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे। मैनेजमेंट कैसे करना है, प्रोवाइड अ प्रोटीन रिच डाइट देना है, एंड प्रोवाइड प्रोटीन सप्लीमेंट लाइक जो प्रोटेक्स आता है उसको देना है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड टाइप विटामिन 12 डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसे हम पर्निशियस एनीमिया कहते हैं, एंड इट अगर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन 12 एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। ये जो पर्निशियस एनीमिया है वो विटामिन B12 की कमी से होता है, एंड इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी से। कारण क्या है, डिक्रीज द विटामिन 12 इन डाइट। जब हम विटामिन B12 को हम अपने डाइट में नहीं लेते हैं तो उसकी कमी हो जाएगी। एंड गैस्ट्रिक डिसऑर्डर है लाइक गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रेक्टोमी हो रखी है, तो उस कंडीशन में भी ये हमारा पर्निशियस एनीमिया कॉज होगा। उसमें हमारा मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या आएगी, जो हमारा सेल का साइज है वो बड़ा हो जाएगा, एंड जो कलर तो नॉर्मल रहेगा लेकिन सेल की जो साइज़ है मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा विटामिन B12 होता है वो हमारे RBC के साइज एंड शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर उसकी कमी हो जाए तो RBC का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा, और RBC की जो साइज़ होगी वो मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगी। और आपको पता है जो मैक्रो साइज की एनीमिया RBC होता है वो मैच्योर RBC नहीं होता है जब तक कि उसका साइज नॉर्मल ना शेप में आ जाए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो हमारा पर्निशियस एनीमिया है या विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है उसको हम देख लेते हैं। तो अगर नोट में देख लेते हैं कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमारा विटामिन B12 का होता है हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का टर्मिनल पार्ट है जिसे इलियम कहते हैं, वहाँ पे हमारे विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है।
मैनेजमेंट कैसे करना है प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया का? इंक्रीज विटामिन 12 इन डाइट, मैनेजमेंट ऑफ गैस्ट्रिक डिसऑर्डर, जो भी गैस्ट्रिक डिसऑर्डर है उसको ठीक करना है। एंड आफ्टर टोटल गैस्ट्रेक्टोमी विटामिन B12 इस पैरेंटल रूट से लाइफ लॉन्ग के लिए देना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो हमारे गैस्ट्रिक वाला पार्ट है उसका एक पार्ट होता है हमारा, वहाँ से एक सिक्रीशन होता है इंट्रिंसिक फैक्टर का, जो कि विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो जब गैस्ट्रिक में कोई प्रॉब्लम हो गया है, गैस्ट्रेक्टोमी हो गया, तो वहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो रिलीज़ नहीं होगा और यह विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा। इसलिए यह लाइफ लॉन्ग क्या करना पड़ता है, विटामिन B12 को पैरेंटली हम इसे देना पड़ता है, ठीक है, गिवन बाय IM देते हैं और इसे हमेशा IM ही देना होता है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है आयरन फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया है, जिसे हम मेगैलोसाइटिक एनीमिया भी कहते हैं। इट अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड, इसमें फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, ठीक है। कारण क्या है? आइटियोलॉजी ऑफ मेगैलोसाइटिक एनीमिया, डिक्रीज द इनटेक ऑफ फॉलिक एसिड इन डाइट में अगर फॉलिक एसिड को नहीं लेते हैं उसकी वजह से कॉज कर देता है। इसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या आएंगे? सेल की जो साइज है बड़ी, मैक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलेगा। फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फॉलिक एसिड द आयरन इज नेसेसरी, फॉलिक एसिड के एब्जॉर्प्शन के लिए आयरन की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? इंक्रीज द फॉलिक एसिड इन डाइट एंड इंक्रीज फॉलिक एसिड सप्लीमेंट भी देना है। तो इस तरीके से हम एनीमिया के कंडीशन को ट्रीट कर लेते हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है कि एनीमिया किसे कहते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि एनीमिया में हमारी HB का साइज कम हो जाएगा, RBC की साइज कम हो जाना, या RBC की साइज जो है ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, या उसकी एबनॉर्मल शेप हो जाए साइज की, तो एनीमिया कहलाता है। एबनॉर्मल शेप किस में होगा? जो सिकल सेल एनीमिया होता है उसमें सेल की जो साइज होती हैं वो क्या हो जाती हैं? एबनॉर्मल हो जाती हैं। सिकल सेल टाइप का जो RBC होता है। इसके अलावा मॉर्फोलॉजिकल के आधार पे मैक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक एंड नॉर्मोसाइटिक देखा, हाइपोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक एंड नॉर्मोक्रोमिक देखा। एंड इटियोलॉजी के आधार पे हमने हेमरेजिक एंड हीमोलाइसिस एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया देखा। और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया में हमने प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया एंड विटामिन 12 डेफिशिएंसी एनीमिया को देखा। और इसके बारे में हमने उसके क्या कारण हो सकते हैं, उसके मैनेज कैसे करेंगे, इसके बारे में ओवरऑल हमने डिस्कशन कर लिया है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon for the latest updated and knowledgeable video. Thank you for watching.